नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर A G अय्यर आपके सामने कई स्वरूपों में आ चुका हूँ। एक स्वरूप जो है वो आप लोग जानते ही हैं कि ऊर्जा के संबंध में कई सालों से कार्य करते हुए ऊर्जा से देश को आगे बढ़ाना और ऊर्जा क्षेत्र में गैर पारंपरिक जिसको कहते हैं, उसको मैं अक्षय ऊर्जा कहता हूँ, क्योंकि पारंपरिक ऊर्जा तो वही है, इससे देश को आगे बढ़ाने का काम। उसके अलावा मैंने हमेशा कहा है कि हमें बिजली, पानी, सड़क, रोटी, कपड़ा, मकान एवं डिजिटल कनेक्टिविटी, जो कि आज सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, इनको करना चाहिए। पर ये जो अभी इस समय मैं आपके सामने आया हूँ, आज 25 अप्रैल की तारीख है और 25 अप्रैल 2020 का समय सारणी है। और मैं ऐसे वक्त पे आया हूँ जब मैंने एक किताब सन 2003 में लिखी थी जिसका नाम था इंडिया ब्रांडिस्ट, सुपर पावरिंग ब्रांड इंडिया बाय 2022। टाइमलाइन 2022 का है और इसके 4 एडिशन हो चुके हैं, 5वां एडिशन भी हो गया है और डिजिटल एडिशन 2017 का है, सबको पता है इस बात का। और मेरा कहना है कि भारत जरूर एक विश्व प्रसिद्ध, विश्व संपन्न देश बनने की पोजीशन रखता है, पर यह सब रखते हुए हम अगर राजनीतिक स्वरूप से अपने आप को नए स्वरूप से नहीं अगर हम ढालते हैं तो हमारे साथ जो नुकसान होगा वो हम जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। इसलिए मेरा आज ये स्वरूप बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक स्वरूप है मेरा टेक्नोमिस्ट का, जिसको अर्थशास्त्र और अभियांत्रिकी का कॉम्बिनेशन मानिए आप, तो अर्थशास्त्री कह सकते हैं, अभियंत अर्थशास्त्री, ऐसा कोई शब्द हमें प्रयोग करना पड़ेगा जिसको मैं टेक्नोमिस्ट कहता हूँ। तो शायद इस बात पे विश्व के सामने आने के लिए जो बात हो रही है, या विश्व में कोई पहला पर्सन या बंदा सामने आया है, वो मैं अभी अपने स्वरूप में और किसी को देख नहीं पा रहा हूँ। वो मुझे इच्छा है कि इस रास्ते से समझें, क्योंकि ये 21वीं सदी जो है ये टेक्नोलॉजी एज है और टेक्नोलॉजी और अर्थशास्त्र का संगम जो होगा उसी से पूरा विश्व आगे बढ़ेगा और भारत की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। देश को साइंस, टेक्नोलॉजी और विद्वता से आगे बढ़ना है और देश की अगर गरीबी हटानी है तो इस रास्ते से आगे जाएगा देश, इस रास्ते से गरीबी हटेगी। ना कि हम ये चाहे कुछ भी कहें, अगर हम पढ़ते लिखते नहीं हैं, एजुकेशन की तरफ नहीं जाते हैं, तो हम कोई चीज़ नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि आज की परिस्थिति आप देखिए कि ये कोविड पूरा का पूरा विश्व को एक तरह से विश्व की अर्थव्यवस्था को इसने बुरा हाल करके रखा है। जो जीवन की सारणी है और जीवन के चलने का जो तरीका है, उसको ही इसने पूरा का पूरा ध्वस्त कर दिया है। दुनिया भर में आज हम देख रहे हैं कि ये हालात हैं कि 50,000 के ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है और 2 लाख लोगों के ऊपर लोग इस कोविड से परेशान हो चुके हैं या कोविड से बीमार हो चुके हैं। और ये जो एक वायरस है, इसकी किस कारण से क्या, उस पर आज हम नहीं जाएंगे। आज मैं आपके सामने भारत के संबंध में, क्योंकि भारत अगर विश्व गुरु या भारत दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ना चाहता है तो भारत की सोच एकदम फ्रंटिंग यानी कि अग्रिम सोच होनी चाहिए। पर मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मुझे किसी भी राजनीतिक स्वरूप से कोई भी राजनीतिक रूप भी मेरे को नहीं दिख रहा है जो भारत को अग्रिम स्वरूप से प्रस्तुत कर रहा है। हर एक रूप से आप देखिए कि हम बहुत एक तरह से हम दूसरों को देख के काम कर रहे हैं, हमारी अपनी कोई लीडरशिप नहीं नज़र आती यहाँ। इसलिए मैं आपके सामने अपना स्वरूप, जो लोगों को समझ में आई है, कुछ लोग जानते हैं इसको, कि मैंने एक राजनीतिक स्वरूप लिया है और उसको मैं अटल जनहित पक्ष के स्वरूप में देखता हूँ और मैं उसका अध्यक्ष और उसका फाउंडर आपके सामने अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ और कुछ शुरुआती दौर की जो बातें हैं आपको कहना चाह रहा हूँ। और इसमें हमें सबको जुटना पड़ेगा। ये मतलब नहीं बनता है कि कौन जाके वहाँ प्रधानमंत्री बने, किसको पावर मिले, किसको पावर नहीं मिले, ये इतना ज़रूरी नहीं हो गया अब देश के लिए। अब देश के लिए ज़रूरी हो गया, हमने हर तरह के चीज़ें देख ली हैं
पर मैं अपनी बात एक समय सारणी के साथ रखना चाहता हूँ कि जो 1999 से लेकर 2004 तक का पीरियड था, और उसके पहले भी एक पीरियड था नरसिम्हा राव जी का, उसके बाद अटल जी का पीरियड था। ये हमारे लिए सबसे बहुत ही सक्षम और बहुत ही ज़रूरी पीरियड है इसको समझने का। और अगर हम अपनी आज की और आगे की मूवमेंट को, या अपने अग्रसर होने की जो रास्ते हैं उसको उस समय से जोड़ के और उस समय से लेके चलें, तो मेरे ख्याल से हम अपना भला करेंगे और अपने देश का भी बहुत भला करेंगे। इसके कारण से मैं ऑथर भी हूँ अटल शास्त्र का। मैंने ये किताब भी लिखी है अटल जी के ऊपर, और ये सबको पता है। इंडिया ब्रांडिज जो है, देश एक ब्रांड लिखा है, तो ये है। उसके बाद मैंने 11 नवंबर 2019 को भूटान ब्रांडिश लिखी, जो वहाँ के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक के 64वीं जन्म तिथि पे उसको रिलीज़ किया गया रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान में, वो भी मैंने लिखी। और ये सब इनका समावेश है। उसके अलावा मेरी बिजली पे किताब है, जो बिजली पानी सड़क की किताब है, उसको कहते हैं पावरिंग इन क्राइसिस, जिसमें मैंने कहा कि बिजली को सबको पहुंचाना है, पानी को सबको पहुंचाना है। बेसिकली बिजली पानी और ये अर्थव्यवस्था को सबको पहुंचाना है, फॉर ऑल। मतलब इसको अफोर्डेबल, मतलब ये लोग अपने, जिसको लोग खरीद पाएँ, जो फ्री ना हो पर लोगों को इस भाव में मिले कि लोग उसको खरीद के सरकार के साथ मिलके वो अपनी जीविका भी आगे ले जा पाएँ, और उसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान भी कर पाएँ। तो हमें इस तरह से उनको रिसोर्सेस देना पड़ेगा, उनको सक्षम करना पड़ेगा। ये काम है राजनीति का, ये काम है हमारी गणतंत्र का, हमारी जनतंत्र का। और इसीलिए ये अटल जनहित पक्ष आपके सामने आई है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि ये रास्ता लेना पड़ेगा और एक तरह से हमें उतरना पड़ेगा रास्ते पे। और ये रास्ते पे उतरने का मतलब ये है कि हमें गांधी जी के बहुत बढ़िया जो आंदोलन की प्रवृत्ति है उसमें हमें शिष्टाचार के स्वरूप हमें जाना पड़ेगा, पर अपनी बात बड़े दो टूक रूप से रखनी है, बड़े कड़े रूप से रखनी है। हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, अपने फ्यूचर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। भारत के फ्यूचर के साथ, हिंदुस्तान के फ्यूचर के साथ, इंडिया के फ्यूचर के साथ मैं प्रोफेसर अय्यर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। और मुझे पता है कि हर एक पर्सन जो आज मुझसे जुड़ा है और आज इस पेज से भी जुड़ेगा फ्यूचर में, वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहेगा। और मैं आपकी बात रखना चाहता हूँ पूरे देश में और पूरे विश्व में। और आपकी बात रख के मैं चाहता हूँ कि हम एक नया स्वरूप लें, एक नया रूप लें। हमें देखिए क्या है कि भय और दूसरी चीज़ों से दूर जाना चाहिए। स्वामी विवेकानंदा, जिनको मैं अपना संपूर्ण गुरु मानता हूँ, और वाजपेयी जी को नंबर 2 गुरु मानता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंदा और गांधी जी भी, गांधी बहुत बड़े आदमी हैं, और गांधी जी को हर मोमेंट पे आप याद किया जाएगा। और राजनीति में अटल जी को भारत में ज़रूर याद किया जाएगा, और राव जी को भी, नरसिम्हा राव जी को भी याद किया जाएगा। तो ये कुछ परिवेश हैं, इसके ऊपर मैं चल। और भी बहुत अच्छे लोग हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उनकी आज़ादी के ऊपर जो उन्होंने काम किया वो भी याद किया जाएगा। शिवाजी महाराज मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि अगर आप जनता को उनके लिए उनके दुख सुख को ठीक करना चाहते हैं, तो कोई राजा पैदा नहीं हुआ जो शिवाजी महाराज के समान, छत्रपति शिवाजी महाराज के समान कोई खड़ा हो, कोई नहीं पैदा हुआ। तो बहुत सारे हमारे पास बहुत सारी लोग हैं, बहुत सारे युग पुरुष हैं जिनकी प्रेरणा लेके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पर स्वामी विवेकानंदा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था भय अपने दिल से निकालना है, भय को लेके कभी आप काम नहीं करना। और अगर आप सक्षम हैं और उसके अलावा आप सत्य की उपासना करते हैं, तो कभी भी भय को आसपास नहीं लाना है आपको। भय को निकाल दीजिए, भय नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए। और एक गुरु, क्योंकि मैंने पत्रकारिता करी, मैंने पूरी ज़िंदगी इसको कम से कम 20 साल से मैं इस काम को कर रहा हूँ, पत्रकारिता के। इंजीनियर हूँ, NIT कुरुक्षेत्र एलुमिनस से अच्छी जगह से पढ़ के आया हूँ। वो भी क्योंकि हमारे देश में गरीबों को अगर पढ़ने का मौका मिले, तो उनमें से मैं कहता हूँ कि हम भी एक लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं जो पढ़ के आगे आए, इंजीनियरिंग करके और विद्या लेके आ गया। तो विद्या बहुत ज़रूरी है, सरस्वती बहुत ज़रूरी है, और वो सरस्वती होने से ही बाकी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, धन बाद में आएगा, पहले सरस्वती होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि लोगों के लिए सांत्वना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए, लोगों के लिए सांत्वना, जो कि एम्पैथी कहते हैं,
हमको संवेदना, सांत्वना और संवेदना, संवेदना इज एम्पैथी। तो एम्पैथी जो है वो बहुत फंडामेंटल है। अगर आपके अंदर एम्पैथी नहीं है इंसान और इंसानियत के लिए और जनहित के लिए और दुनिया के जितने जीव जंतु हैं उनके लिए नहीं है आपको संवेदना, और हमारे यहाँ जो फ्लोरा एंड फौना कहते हैं, जो एनवायरनमेंट, वातावरण और एनवायरनमेंट, इसके लिए भी आपको सांत्वना नहीं है और संवेदना नहीं है इसके लिए, तो आप बिना संवेदना के आप बढ़ ही नहीं सकते। तो मैं कुछ मूलभूत बातें आपके सामने रख रहा हूँ ये कह के कि भारत का जो है संविधान बहुत ही इंटरेस्टिंग संविधान है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और एक ग्रेट पर्सन है जिनको याद किया जा रहा है आज। डॉक्टर अम्बेडकर जैसा कोई शायद ही पैदा होगा हमारे लिए, बट हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है वो। उन्होंने जब इस संविधान की रचना की, रचनाकार थे और उनके साथ करीब 350 लोगों ने जो संविधान की रचना करी, बहुत अच्छे अच्छे लोग थे उसमें। उनके कईयों के नाम नहीं ले पाऊँगा, बट डेफिनेटली जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की लीडरशिप के अंदर जो काम हुआ था उसमें हमने बहुत फंडामेंटल 2 बातें रखी। पहली बात थी कि हमने सर्वधर्म समाभवा की बात करी, मतलब सभी धर्म समान हैं, इसकी हमने स्थापना करी कि कोई भी इक्वालिटी अंडर लॉ, इक्वालिटी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। और इस बात को जो पक्का कर दिया गया सन 1975 में, इसको पक्का किया, जिसमें हमने जो शब्द सेक्युलर को डाल दिया। वो कुछ नहीं बल्कि उसको स्ट्रॉन्ग करने वाली बात थी कि सर्वधर्म समाभवा जो हमारी पूर्वजों के टाइम से चली आ रही चीज़ है, उसको हमने केवल अपने संविधान में एक पक्का रूप दे दिया। और वो था और पक्का रूप है उसका, वो पहले दिन से था और है, वो प्रोनाउंस्ड है। तो वो जो सेक्युलर है वर्ड, वो बड़ा ज़रूरी था। और इसमें हम बाकी किसी राजनेता को छोड़ के ये समझें कि स्यूडो सेक्युलरिज्म की तरफ ना जाके असली सेक्युलरिज्म को समझ के काम करें। तो ये सर्वधर्म समाभवा में कोई धर्म, हर धर्म इक्वल है, हम ए रिलीजियस हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ही खुद एग्नोस्ट है इसके प्रति, मतलब वो किसी भी धर्म को एक से ऊपर दूसरा नहीं मानेगा और वही उसी को लेके चलेगा। ये हमारा पहला एक काम था। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ थी, हमने दूसरी जो चीज़ उसमें रखी, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। तो जब हमने 55 के करीब हमने दूसरे संविधानों को देखा, तो हमने इस तरह का अपना संविधान उत्पन्न किया कि हमने कहा कि भाई वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, इसको एक परिवार समझ के दुनिया के लिए काम करना है। तो विश्वगुरु भारत तब बनेगा जब ये 2 चीज़ें लेके चलेगा, सर्वधर्म समाभवा और द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, दैट इज़ वसुधैव कुटुंबकम। ये 2 हमारे मूलभूत चीज़ें हैं जिसको आप देखेंगे, जितना आप पढ़ेंगे संविधान, जितना आप डीपली जाएंगे, ये हमारे एकदम बोलते हैं ना, इसकी जैसे सतह है, इसकी धरातल है, इसका बोलते हैं ना, इसका स्तंभ है, ये बहुत तगड़ा स्तंभ। और हमारे लिए कोई भी ग्रंथ इतना बड़ा ग्रंथ नहीं हो सकता जितना हमारा संविधान है। हर चीज़, हम भगवत गीता पढ़ें, हम कुरान पढ़ें, हम बाइबल पढ़ें, हम सब पढ़ें घर पे, अपने अपने घरों पे पढ़ें और अपने लिए रखें, अपने लिए बहुत ज़रूरी है। पर्सनल हिसाब से जो जिसको समझे वो चले, पर हमारे लिए ग्रंथों का ग्रंथ जो है, जैसे मैं गुरु ग्रंथ साहिब की बात करता हूँ, उसी तरह ग्रंथों का ग्रंथ जो है वो संविधान है। और किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए हम इतनी पूजा ना करें, क्योंकि यही बात मैं गुरु ग्रंथ साहिब से निकाल के कह रहा हूँ। जब 10वें गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि भाई अब तुम्हारा ग्रंथ ही गुरु है, तो जब ग्रंथ ही गुरु है तो हमारा सबसे बड़ा गुरु है वो हमारा संविधान है। तो इस बात को बहुत मोटे रूप से समझ लीजिए। और बिना संविधान के आप और मैं नहीं है, कोई नहीं है। हम कोई भारतीय नहीं है, कोई इंडियन नहीं है, कोई हिंदुस्तानी नहीं है। संविधान है तो हम लोग हैं। इसलिए संवैधानिक स्वरूप को समझना शुरू करिए, संविधान को पढ़ना शुरू करिए, संविधान के कुछ चीज़ों को समझना शुरू करिए। इसी प्रकार से अपने आप को समझना शुरू करिए। देखिए, कोविड आया है, अगर आपको अपने हेल्थ यानी अपनी सेहत के बारे में समझना है तो अपने शरीर को समझना जरूरी है, अपनी बॉडी को समझना जरूरी है, अपने हेल्थ को समझना जरूरी है, अपने माइंड को समझना जरूरी है, अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबसे बड़ा आंदोलन ये है। और इस आंदोलन से निकल के समझिए, कोई दूसरा कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमको कंट्रोल करना चाह रहा है। कहीं हमें हर सवाल पूछने पड़ेंगे। हम इस तरह से सीधे चलते जा रहे हैं, पर हमें हर चीज़ के ऊपर समझना पड़ेगा क्यों हो रहा है ये, अभी ये वायरस आया क्यों, ये चीज़ें हुई क्यों। क्योंकि कई सालों से हमने कोई चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं। जैसे हमने वातावरण के प्रदूषण को कभी सोचा ही नहीं। हम हमेशा कहते थे कि ये बिजली के प्लांट जो
कोयले से बिजली बना रहे हैं, इन्हीं कारण हो रहा है। और मैं कई सालों से कह रहा हूँ, 20 साल से कह रहा हूँ कि भाई ये आपकी सारी जो प्रदूषण है ये आपकी ट्रांसपोर्ट सेक्टर व्हीकल से हो रही है। कोई सुनना नहीं चाहता था, आज समझ में आ गई है। जैसे ही हट गए, देखिए पूरा वातावरण साफ हो गया। बिजली के प्लांट तो आज भी बिजली बना रहे हैं। अब लोगों को हमारी बात समझ में आएगी। प्रोफेसर अय्यर कह रहे थे ये, और ये हम बहुत सालों से अध्ययन करने से कहा है। कि मेरे कहने से नहीं हुआ, मेरे साथ 10,000 लोग जुड़े हुए हैं दुनिया में, कम से कम बहुत ही बुद्धिशाली लोग जुड़े हुए हैं। 250 लोग तो भारत में ही हैं जो जुड़े हुए हैं। हम सब जो मिल के काम कर रहे हैं, हम कई तरीके से काम कर रहे हैं, कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, इससे ये बात निकलती है। और ऊर्जा को समझना पड़ेगा, हम किस तरह से ऊर्जा को वापर रहे हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसको समझना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, और इनसे हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें किस प्रकार की स्फूर्ति मिल रही है, और ये हम जो अपने खान पान कर रहे हैं, क्या ये हमारे को इम्यूनिटी दे सकता है, क्या हम उस तरह के खाने को खा रहे हैं, हमें ये सब बेसिक रूप से समझना पड़ेगा। देखिए आज मजबूरी है, आज ऐसा समय आ गया है कि अब हमें वैक्सीन लाना पड़ेगा। वैक्सीन ही हमारा सोल्यूशन है, पर ये वैक्सीन लॉन्ग रन में कोई सोल्यूशन नहीं है। करीब 3 करोड़ वायरसेस हैं दुनिया में, इसमें से 1500 हमारे लिए घातक हैं। वो जो 1500 घातक हैं वो हमारे साथ रोज रोज हर एक को बीमार नहीं कर रहे हैं। कुछ 10 या 12 हमारे को डजन वायरस हैं जो हमारी बर्बादी कर सकते हैं। ये तो क्या बैक्टीरिया है, बाकी चीज़ें कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। ये हमारी वातावरण के थ्रू आ रहा है, हमारे खान पान के थ्रू आ रहा है, हमारी सोच के थ्रू आ रहा है, हम जो कर रहे हैं उसके थ्रू आ रहा है। आज जैसे हमको सोचना पड़ेगा कि हम ये जो एनिमल हस्बेंड्री जो कह रहे हैं, क्या ये हम सही तरीके से कर रहे हैं, क्या हम जानवरों के साथ बहुत बुरा तो नहीं कर रहे हैं। हम हर चीज़ की प्रोडक्शन, हम खाली क्या कर रहे हैं, विश्व की जो पॉपुलेशन थी वो 1 बिलियन लोग भी नहीं थे विश्व युद्ध के बाद में। आज हम 7 बिलियन हैं, उससे ज़्यादा हैं। अब हम किस प्रकार से धरती के जो रिसोर्सेस हैं, जो इसके अंदर जो उत्पन्न हो रहा है, उसके ऊपर हम कितने बड़े बोझ बनते जा रहे हैं, ये सब सोचना पड़ेगा हमें। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम जो इंसान हैं इनकी हमको उनको संभालना नहीं है, पर हमें भी देखना है ना। हमको पॉपुलेशन कंट्रोल और इसके ऊपर भी सोचना पड़ेगा। हर देश को मिलकर सोचना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत हमें अपने देश से करनी पड़ेगी। हम दूसरे क्या कर रहे हैं उसको देखते रहें तो हम भी उसी में मिल जाएंगे, हम भी भेड़ चाल में जाएंगे। हम भेड़ चाल से हटके हमें देखना है कि हम नया क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या शक्ति है। तो गांधी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, उन्होंने कहा था सेल्फ रिलायंस की बात करी थी। लोग इसको नहीं समझते हैं, लोग इसको सेल्फ सफिशिएंसी की बात करते हैं। सेल्फ सफिशिएंसी तो बेसिक बात है। सेल्फ रिलायंस का मतलब है आप अपने लिए जो भी उत्पादन और उत्पन्न करना है उसको बेसिक रूप से करेंगे, पर आप फ्रूगैलिटी से रहेंगे। मतलब आपकी जो जीवन है वो फ्रूगैलिटी पे आधार होगा। मतलब आपको जो चाहिए वो आप करेंगे, मतलब आपकी जो ज़रूरतें हैं आप उसको पूरा करेंगे। ज़रूरतों के बाद हमारी वांट्स आ जाती है, उसके बाद डिज़ायर आती है। इच्छा का कोई अंत नहीं है। तो हमको ये सोचना पड़ेगा क्या हम प्रकृति के संसाधनों को हम उसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। हम उपयोग करें पर ओवर उपयोग ना करें, ज़्यादा उपयोग ना करें और दुरुपयोग भी की तरफ ना चले जाएं। तो ये सारी चीज़ें हमें नई रूप से सोचनी पड़ेंगी। और ये आपके लिए एक डंके की चोट पे आपको मतलब याद दिलाया है ऊपर वाले ने कि अब आप इस सब को सोचना शुरू करो। कोविड तो एक हमारा बहाना है, पर उससे हमें अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी फ्यूचर की सोच, हमें यहाँ से एक नया रास्ता खींचना है जिसमें हमें अपने इस धरती को भी संभालना है और उसके अलावा भौगोलिक रूप से और वैश्विक रूप से हमें एक लीडरशिप लेनी है। यह लीडरशिप भारत दे सकता है, कोई और देश इसको देने की परिस्थिति में नहीं है। नई सोच हम ही दे सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अटल जनहित पक्ष आपके सामने इस तरह की बातें लाता जाएगा, मैं इस तरह की बातें कहता जाऊंगा, आप लोगों से मैं सपोर्ट मांगता रहूंगा और कोशिश करेंगे साथ मिलकर भारत को विश्व गुरु बनाने के प्रयासों की तरफ काम करेंगे। और ज़रूर ये जो अभी बड़ा कठिन परिस्थिति में हम काम कर रहे हैं, इस वक्त बड़े कठिन टाइम पे आए हुए हैं, इसमें हमें अपने संवैधानिक रूप से अपने देश को संभालना है, क्योंकि सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। इसको इसी प्रकार से रखना है और इसको और बढ़िया करना है और हमें सब लोगों को लेके चलना है। हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम किसी को धर्म, जाति, भेदभाव, किसी से कोई बांटने की राजनीति में ना जाए, राजनीति में आए और किसी को बांटने ना दें। मैं बिल्कुल उतरा हूँ, बिल्कुल सर पे कफन बांध के उतरा हूँ मेरे दोस्तों, और मैं
अपनी भारत की राजनीति को शुद्ध और साफ करने की मुहिम छेड़ रहा हूँ आज से और अभी से, और मुझे हर एक भारतीय का साथ चाहिए इसमें। जय हिंद।